और इसलिए फिलॉसफी की जो सबसे मजेदार ब्रांच है उसको बोलते हैं मेटाफिजिक्स। हिंदी में इसका नाम होता है तत्व मीमांसा। आप शब्दों के कठिनाई पर मत जाइए, ये लोग जानबूझ के मुश्किल शब्द रखते हैं ताकि आम आदमी इसकी ओर देखेगा भी नहीं, लेकिन चीजें बड़ी आसान होती हैं, नाम मुश्किल होते हैं केवल। मेटाफिजिक्स का मतलब ये जो फिजिक्स के परे है। फिजिक्स एक विषय के रूप में भी, जहां तक फिजिक्स ने रिसर्च कर ली वो फिजिक्स, जो नहीं कर पाया वो मेटाफिजिक्स। जैसे फिजिक्स बोलेगा दुनिया एटम से बनी है, आप बोलेंगे हाँ ठीक है, आगे बोलो। एटम के अंदर न्यूक्लियस है, हाँ ठीक है। उसके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, अच्छा। इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं, अच्छा। अब ये कहेंगे इलेक्ट्रॉन घुमाया किसने? ये मेटाफिजिक्स है। जहां फिजिक्स जाए वहां तक सुनते रहो, एक सवाल आगे दाग दो, मेटाफिजिक्स है। उसके बियॉन्ड, किसने एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को घुमाया, किसने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ठीक से बिठाया? अब आप बोल दीजिए कि ये ईश्वर ने किया, या परम तत्व ने किया, या ये अपने आप हुआ। जैसे भी हुआ, अलग अलग फिलोसफीज के अलग अलग उत्तर इसके हैं, वो मेटाफिजिक्स है। मेटाफिजिक्स का बेसिक काम ये बताना है कि ये सब कुछ कैसे हुआ, कैसे बना सब कुछ। तो मेटाफिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें, इसी में आमतौर पर जो फिलोसफी के दीवाने होते हैं आप जैसे, उनका इंटरेस्ट बेसिकली इसी में होता है, मेटाफिजिक्स में ही। बाकी में तो उनको नींद आने लगती है, इसमें इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। और मेटाफिजिक्स के अंदर 3 प्रश्न सबसे गहरे होते हैं। एक ब्रांच का नाम है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी को आप बोल सकते हैं सृष्टि विज्ञान या सृष्टि मीमांसा। कॉस्मोलॉजी कॉस्मोस से बना है। दूसरा है थियोलॉजी, इसको आप कह सकते हैं ईश्वर मीमांसा। आपको हिंदी अनुवाद सुनते आइडिया हो गया ना क्या है। और तीसरा है साइकोलॉजी। आप सोचेंगे अरे ये तो अलग सब्जेक्ट होता है। नहीं, साइकोलॉजी अलग विषय बनने से पहले फिलॉसफी का एक सबसेट है। नेचर अलग है दोनों की थोड़ी सी। मेटाफिजिक्स का मूल प्रश्न है कि दुनिया अंततः क्या है, किस चीज से बनी है, जितना डाइवर्सिटी है कहां से आई। तो इसमें बहुत गहराई में अभी नहीं जाएंगे, अभी शुरुआती समय है। लेकिन 3 मूल प्रश्न हैं। पहला, ये दुनिया, ये सृष्टि कैसे बनी? बनाई गई या अपने आप बनी? बनाई गई तो किसने बनाई, किस चीज से बनाई? जिस चीज से बनाई अगर वो पहले से थी तो इसका मतलब बनाने वाले के पास कुछ तो कमी थी। और क्यों बनाई, पर्पस क्या था बनाने का? क्या कभी खत्म होगी? तो कुछ ने कहा एटम से बना है। ध्यान रखना है, साइंस के एटम की व्याख्या से कम 1000 साल पहले कई फिलोसफर्स कह चुके थे दुनिया एटम से बनी है। भारत में न्याय दर्शन बहुत पहले कह चुका था। पश्चिम में अगर आपने नाम सुना हो, डेमोक्रिटस, ल्यूसिपस, 2 दार्शनिक हुए साथ साथ एक ग्रुप में, बहुत पहले कह चुके थे दुनिया एटम से बनी है। हाँ, उनके एटम्स की समझ थोड़ी सी अलग थी, जो साइंस ने एटम्स प्रूव किए उनसे थोड़ी सी अलग है, लेकिन हाँ कह तो चुके थे। तो ये दुनिया कैसे बनी, किसने बनाई, क्यों बनाई, इन सब प्रश्नों का उत्तर है कॉस्मोलॉजी। फिर जो लोग ईश्वर को मानते हैं, कुछ धर्म हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, जैसे जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता है। कुछ और धर्म जैसे एक ताओ धर्म है, लाओ त्से का, चाइनीज परंपरा में है, वहां ईश्वर की धारणा वैसी नहीं है। कन्फ्यूशियस के धर्म में ईश्वर की धारणा वैसी नहीं है। लेकिन बहुत सारे धर्म ईश्वर को मानते हैं, जैसे भारत में जो वेदांत परंपरा है, हिंदू धर्म, वैष्णव धर्म जिसको बोलते हैं, वो मानता है। सिख धर्म मानता है। फिर जो तीनों सेमेटिक धर्म हैं, यानी कि यहूदी, इस्लाम, ईसाईयत, तीनों ईश्वर को मानते हैं। तो जो लोग ईश्वर को मानते हैं उनके सामने ईश्वर से जुड़े सारे प्रश्नों के बारे में जो बातचीत होती है उसको बोलते हैं ईश्वर मीमांसा। ईश्वर है या नहीं है, तो कितने हैं, फिर उसका स्वरूप क्या है, क्या हम उसकी गुणों से व्याख्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सगुण है कि निर्गुण है, मतलब पर्सनलिस्टिक है कि इम्पर्सनलिस्टिक है या नेचुरलिस्टिक है। ऐसे बहुत सारे नोशंस हैं ईश्वर के बारे में। फिर ईश्वर अगर है तो वो संसार में है या संसार से परे है? संसार में है तो वो संसार से अलग कैसे है? अलग है तो संसार के लोगों के दुख सुनता कैसे है? या वो संसार में भी है और संसार से परे भी है? इन सब कंसेप्ट के नाम हैं अलग अलग।
जैसे ईश्वर अगर संसार से परे है तो इसको डाइथीज्म कहते हैं, संसार में है अगर वो तो इसको पैनथीज्म कह देते हैं, संसार में भी है अलग भी है तो पैनिनथीज्म कह देते हैं। इन सब के अलग अलग नाम है धारणाओं के, पर लोगों ने बहुत फुर्सत से इस पर विचार किया है कि किन प्रश्नों का उत्तर क्या हो सकता है। तो ये सारे सवाल ईश्वर के बारे में। और तीसरा है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी है कॉन्शियसनेस के बारे में। देखिए, फिलॉसफी का सबसे गहरा सवाल तो ये है कि मैं कौन हूं। एक बॉडी है हम सबके पास, वो तो मर जाती है, खत्म हो जाती है, लेकिन लोग ये नहीं कहते कि मेरा हाथ लंबा है, मेरे शरीर का वजन इतना, लोग बोलते हैं मेरा वजन इतना है। तो ये मैं क्या चीज है? तो कुछ लोग कहते हैं नहीं, शरीर तो आनी जानी चीज है, आत्मा है असली चीज, मैं आत्मा हूं। इसी को उपनिषदों में अहम ब्रह्मास्मि तक कहा गया, जहां ब्रह्म और आत्मा को तत्वमसि कह के एक ही बताया गया, अयम आत्मा ब्रह्म कहा गया। एक धारणा है कि हम आत्मा है। और ये सारे सवाल क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, इमोशंस आते हैं। और सोचने वाला काम, इमोशंस वाला काम, महसूस करने वाला काम ना आंख कर सकती है, ना कान कर सकता है, ना नाक कर सकता, ना हाथ, ना पैर, बॉडी नहीं कर सकती, ऐसी एक धारणा है। तो अगर बॉडी सोच नहीं सकती है तो कोई तो है जो सोच रहा है। वो जो सोचने वाला है वो कौन है? और इसी थीम पर सोचते सोचते पश्चिम का एक दार्शनिक डेकार्ट हुआ, जिसने कहा कोजिटो एर्गो सुम, यानी आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये आपने सुना होगा, टी शर्ट पे लिखा होता है आजकल लोगों की, पढ़ते नहीं, इसका मतलब क्या है? टी शर्ट पे लिखवा के घूमते रहते हैं, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। वो बेचारा डेकार्ट 17वीं सेंचुरी का दार्शनिक, न्यूटन के समय का दार्शनिक है। वो ये कहना चाह रहा है कि मैं सोचता हूं, बॉडी नहीं सोचती है, कोई तो सोच ही रहा है, जो सोच रहा है वही मैं हूं, वही आत्मा है। सुन के कितना अच्छा लगता है। आपको भी लग रहा होगा ना कि आत्मा फाइनल हो गई अब तो। कितना अच्छा लगता सुन के, मजा आया था सुन के। लेकिन इसके बाद कंप्यूटर विकसित हो गए, और कंप्यूटर के सीपीयू में आत्मा नहीं लगाई जाती है, हार्ड डिस्क होती है, और उसमें क्या क्या होता है, एक एल्गोरिथमिक एएलयू होती है, अरिथमेटिको लॉजिकल यूनिट होती है, एक मेमोरी यूनिट होती है। और वो सीपीयू और उसके पार्ट्स बिना आत्मा के गणितीय सवाल भी सॉल्व कर देते हैं, रीजनिंग भी हमसे अच्छे कर लेते हैं। अब तो लैंग्वेज भी करने लग गए हैं, उनकी मेमोरी भी हमसे शार्प हो गई है। हम तो भूल भी जाते, वो भूलते ही नहीं कभी। हमें याद रहे तो भी कई बार निकाल नहीं पाते बाहर कि यार 1 मिनट को याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। एग्जाम के बाहर निकलते याद आ जाता है। कंप्यूटर में तो ये भी नहीं होता कि जो है खटाक से रिट्रीव हो जाता है, याद आ जाता है। उनका तो ये भी है कि अगर मेमोरी ज्यादा होगी कंप्यूटर में, हार्ड डिस्क में ली, बाहर निकाल ली और भर ली, बाद में फिर अंदर ले आए। हम तो ये भी नहीं कर सकते, थोड़ा बाहर निकाल दिया फिर वापस लेके आ गए, बाहर निकला तो फिर निकल ही गया कि बार में काम खत्म। अब कंप्यूटर के विकास ने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद तो बड़ी तबाही है। मनुष्य एक ही भरोसे पे चल रहा है पिछले 20-25 साल से कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ भी कर ले, क्रिएटिव थिंकिंग नहीं कर सकती, इमोटिव तरीके से नहीं सोच सकती। इन दावों की हवा 10 साल में निकल जाएगी, और 2 दिन पहले निकल भी गई है। बल्कि 2 दिन पहले हमारी टीम के एक मेंबर ने मुझे एक ऐप दिखाई। उसने क्या दिखाई उस दिन, पता नहीं क्या तबाही गई, कई लोगों ने मुझे लिंक भेजा उस ऐप का अलग अलग जगह से। एक AI, पता नहीं क्या उसका नाम है, आप कहेंगे तो बता दूंगा, आपको पता ही होगा, आप लोग तो यंग लोग हैं। ऐसी ऐप आ गई है कि आपको कहानी भी अगर लिखनी है, उसमें क्रिमिनल कहानी लिखनी है, मान लीजिए सनसनी वाली कहानी, ऊपर इंडेक्स में आप लिखेंगे कि भाई ऐसी कहानी लिखनी है, ये कैरेक्टर का नाम है, ये हत्यारा होना चाहिए, ये पुलिस वाला होना चाहिए, अब एक कहानी सोचो, एंटर करो। 3, 4, 5 सेकंड में एकदम एक नई कहानी लिखी हो जाती है। ये क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है तो और क्या है? बड़ी तबाही आने वाली है आने वाले समय में। जितना हमको लगता है कि हम लोग बहुत ही यूनिक टाइप के लोग हैं, कुछ नहीं है। हम गुरिल्ला के चचेरे भाई हैं। हम दरअसल वही हैं, हम पेड़ पौधों के 370 करोड़ साल बाद के वंशज हैं, और उसी तरीके से हमारा विकास हुआ। तो कॉन्शियसनेस की पूरी स्टडी फिलोसफी में जब करते हैं, इसको बोलते हैं साइकोलॉजी। मन क्या है, बुद्धि क्या है, मस्तिष्क क्या है, प्रज्ञा क्या है, चेतना क्या है, कॉन्शियस माइंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, अनकॉन्शियस माइंड क्या है,
इच्छाओं और विवेक के बीच का जो द्वंद्व है, एक तरफ लस्ट है, डिजायर्स हैं, एक तरफ उसे कंट्रोल करने वाला सुपर ईगो है, ये द्वंद्व क्यों होता है, कन्फ्लिक्ट क्यों होता है, इन सारी की सारी स्टडीज को एक बात में बोलते हैं साइकोलॉजी। इसी में आत्मा को लेकर बात होती है। अब जैसे भारत में है, 9 दर्शन में से 7 आत्मा को मानते हैं। बौद्ध दर्शन बोलता है कि आत्मा नहीं होती है। तो क्या होता है भाई, सोचते कैसे हैं हम? तो सरल भाषा में कहें तो जैसे तार के अंदर जो करंट है बिजली का, वो इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह है, ठीक वैसे ही आत्मा नहीं है। चेतना एक प्रवाह में रहती है, एक फ्लो में रहती है, नदी की तरह रहती है, कोई वस्तु नहीं है। उनका भी काम चल गया। और चारवाक तो अपना अलग ही रहता है एकदम। उससे किसी ने पूछा भाई क्या है, आत्मा है? बोले आत्मा क्या होती है? कुछ नहीं होती आत्मा। तो चेतना प्रवाह, बोले ये भी कुछ नहीं होता है। तो सोचता कौन है? बोले शरीर ही सोचता है। शरीर ही ऐसे गुणों से युक्त है कि उसमें चिंतन का गुण विकसित हो जाता है। लोगों ने इतना मजाक बनाया, हम भी खूब मजाक बनाते थे उसका पढ़ाई के दिनों में, लेकिन कंप्यूटर के विकास के बाद लगता है कि ये सही ना साबित हो जाए। अगर भौतिक वस्तुओं से बना हुआ कंप्यूटर सोच पा रहा है, तो भौतिक शरीर क्यों नहीं सोच सकता? कम से कम सोचने का एक तरीका तो है। और ठीक यही सब थॉट प्रोसेसेस पश्चिम में भी हैं, अलग अलग दार्शनिक हैं, वहां भी लगभग एक जैसी बातें, यहां भी लोग सोच रहे हैं, वहां भी सोच रहे हैं। और आत्मा को लेकर भारत के लोगों का विश्वास बड़ा गहरा है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। सुना है आपने? गीता में इसका जिक्र है। आत्मा अजर है, अमर है। शस्त्र काट नहीं सकते, हवा सुखा नहीं सकती, पानी भिगा नहीं सकता इसको, अमर है, नित्य है। लेकिन साइकोलॉजी में हर तरह की धारणा, भारत की, पश्चिम की, उन सबको पढ़ने का रिवाज है। आप समझ पा रहे हैं या दर्शन से मन उब गया आप लोगों का? अभी नहीं उबा? चलिए 1 घंटे बाद देखते हैं। हालांकि अब 10-15 मिनट के बाद छोड़ देंगे। तो फिलोसफी में जो सबसे रोचक ब्रांच है वो है मेटाफिजिक्स। हालांकि आजकल के जो नए फिलोसफर्स है वो बोलते हैं कि मेटाफिजिक्स से बात करना व्यर्थ है, समय खराब करना है, क्योंकि हम कितनी भी ताकत लगा लें इसके बारे में कुछ जान नहीं सकते। और इसलिए मेरे सबसे प्रिय दार्शनिकों में से एक कांट, इमैनुअल कांट, जर्मनी के 18वीं सेंचुरी के दार्शनिक हैं, उन्होंने एक विचार दिया एग्नोस्टिसिज्म, जिसका मतलब अज्ञेयवाद, जिसका मतलब है कि हम जान ही नहीं सकते, हम ईश्वर के बारे में जान ही नहीं सकते, आत्मा के बारे में जान ही नहीं सकते। जब जान ही नहीं सकते तो क्यों टाइम खराब कर रहे हो भाई? छोड़ो। आस्था का सवाल है। यदि आप ईश्वर को मानना चाहें तो शौक से मानिए, न मानना चाहें शौक से मत मानिए, लेकिन दूसरे पर टीका टिप्पणी मत कीजिए, दूसरे को परेशान मत कीजिए कि तू क्यों मानता है ईश्वर को। अरे भाई उसकी मर्जी मानने दो, और वो भी आपको परेशान ना करे, तू क्यों नहीं मानता, तू नास्तिक है, तू गंदा आदमी है। ऐसा ही मत करो। उसकी चॉइस, आपकी चॉइस, सबकी अपनी चॉइस है। तत्व मीमांसा के बाद जो दूसरा आता है, जो उसकी ब्रांच है, उसको बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। नाम बहुत मुश्किल है पर तनाव नहीं लेना है। हिंदी में इसको बोल देते हैं ज्ञान मीमांसा। ये फिलॉसफी की ब्यूटी देखनी हो तो वो ये चीज है, किस गहराई पे जाते हैं, ये अगर देखना हो तो वो ये है। और बाकी तो 2 प्यारी प्यारी ब्रांचेस हैं, उनमें उतनी दिक्कत नहीं है, यहां थोड़ा सा टेंशन का मामला रहता है। एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टे जो शब्द है इसका मतलब है, एपिस्टेमो का मतलब है ज्ञान, लोगस का मतलब होता है जानने का पूरा प्रोसेस। जैसे हम ज्ञान प्राप्त करेंगे ब्रह्मांड का, वो तो बात की बात है, पहले ये तो चेक कर ले कि ज्ञान प्राप्त करने का प्रोसेस ठीक है कि नहीं है। तो ज्ञान प्राप्त करने के प्रोसेस को लेकर क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, दुविधाएं हो सकती हैं, उनकी स्टडी को बोलते हैं ज्ञान मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी। मैं एक सिंपल बात करता हूं। जैसे कोई आपसे कहे कि तुम्हें पता है कल मैंने एक आदमी को उड़ते हुए देखा। अबे क्या बकवास कर रहे हो यार, ऐसे नहीं मानेंगे हम, ये ज्ञान मीमांसा चल रही है, आपको पता नहीं है, यही ज्ञान मीमांसा है। आपने कहा ऐसे नहीं मानेंगे, इसका मतलब आप प्रमाण मांग रहे हैं। ज्ञान मीमांसा में एक प्रश्न है प्रमाण, प्रूफ क्या है, एविडेंस क्या है। कहेगा मैंने अपनी आंख से देखा है। आप कहें नहीं यार नहीं, जब तक मैं नहीं देखूंगा नहीं मानूंगा। इसका सरल सा मतलब है कि आप केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं, शब्द को प्रमाण नहीं मानते। शब्द का मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के कथन को प्रमाण नहीं मानते हैं, खुद देखेंगे तो ही मानेंगे। तो उसने कहा ठीक है कल तुम भी चलना, कल भी शो है। नेक्स्ट जगह आपने सच में देखा आदमी उड़ता हुआ। अब आप परेशान है, आपने कहा नहीं कुछ तो ट्रिक है इसके पीछे।
कभी कभी आप खोज खोज के ट्रिक निकाल लेंगे, कभी कभी ट्रिक नहीं खोज पाएंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैं वही मानूंगा जो मुझे परसीव होता है, प्रत्यक्ष होता है, लेकिन खतरा तो उसमें भी है, गलतफहमी हो सकती है। एक शब्द होता है इल्यूजन, एक होता है हेलुसिनेशन। इल्यूजन भ्रम होता है कि एक्स के बदले वाई समझ लिया। ऐसा कई बार होता होगा आपके साथ। दो जुड़वा भाई जुड़वा बहनें, उनमें से एक से आपका इश्क चल रहा हो, ये बड़ा खतरा होता है कि आप उसके दूसरे भाई या बहन के पास जाके ऐसी ऐसी बातें बोल दें कि ऐसा सोचा जा सकता है ना कि ऐसा हो जाए, क्योंकि परसेप्चुअल एरर हो गई ना, भ्रम हो गया। आपको लगा कि एक्स है जबकि था भाई। और ये केवल ऐसा थोड़ा ना, ये एनिमल्स में भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। और हेलुसिनेशन कब होता है? जब आप हाईली इमोटिव स्टेट में हो, बहुत इमोशनल है, या कुछ रसायन का सेवन किया हुआ है। रसायन समझते हैं, केमिकल, कुछ केमिकल का सेवन किया हुआ है, तो आपके दिमाग में कुछ ऐसी क्षमताएं आ जाती है जो वैसे नहीं होती हैं। तो फिर आपको उड़ता हुआ आदमी भी दिखता है, खुद भी उड़ता हुआ लगता है, फील होता है कि उड़ रहे हैं। और ऐसे ऐसे जोक्स आते हैं कि एक आदमी शराब पी के नाले में गिर गया, तो वहां एक एनिमल कोई था, उसकी पूंछ पकड़ ली और बोल रहा है कि पप्पू की माँ, आज तुमने चोटी नहीं की, चोटी की है। ऐसा भी तो होता है, उसको तो एग्जैक्टली लग रहा है कि वो अपने घर में है, लेकिन वो है तो दूसरे के घर में, कीचड़ में है। जिनका घर वो है वहां वो है। तो अगर हम मान लें कि प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानेंगे, प्रत्यक्ष में भी तो धोखा हो सकता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बात को देखिए, जैसे मान लीजिए, जैसे मेरे हाथ में काला पेन है कि नहीं है? जादू नहीं हो रहा है, फिलोसफी क्लास है ना? हाँ तो है, तो है। अब ये कैसे पता लगा आपको? जैसे मान लेते हैं कि ये है ब्लैक पेन, बीपी से ब्लैक पेन ही समझना है, ठीक है? तो बल्ब का प्रकाश यहां से रिफ्लेक्ट होके आपकी आंख में गया, यही तरीका है ना? तो इसको हम मान लेते हैं कि ये आंख है। आंख जैसी लग रही है आपको? ठीक है, आंख में चला गया। आंख को एक इनपुट मिला, आंख ने वो इनपुट आगे जाके माइंड को दिया, मस्तिष्क को दिया, जो दिमाग है, ब्रेन है, उसको भेजा। यही तरीका होता है। मस्तिष्क के पास क्या है कि बहुत सारी कैटेगरीज बनी हुई हैं, कलर्स की बनी हुई हैं, चीजों की बनी हुई हैं, और उसने अलग अलग कैटेगरी पे अप्लाई करके निकाला कि ये पेन है और ये ब्लैक है, और इनको जोड़ के बोला कि दिस इज ए ब्लैक पेन। आपको बता दिया। ये सब इतना फास्ट हुआ कि आपको पता नहीं चला कि ऐसे ऐसे हुआ है। जैसे पंखा चलते हुए लगता है कि है ही नहीं पंख, लेकिन पंख तो है ना? तो प्रोसेस जब बहुत फास्ट हो तो प्रोसेस नजर नहीं आता हमें, लेकिन प्रोसेस तो है ही उसके पीछे। तो जैसे ही मैंने आपको पेन दिखाया, आपके अंदर ये सब कुछ हुआ, इनपुट आया, इनपुट दिमाग के पास गया, दिमाग ने उसका कंक्लूजन निकाला, और आपने उसके बाद कहा काला पेन है। ऐसे ही हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें 3 जगह खतरा हो सकता है। पहला, हो सकता है कि ये प्रकाश की किरण एग्जैक्टली वो इंफॉर्मेशन लेके ना गई हो जो बाहर थी। आपको केवल बताना है कि ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होता है, मैं कहना चाह रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। आपको ये बताना है कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। हो सकता है कि प्रकाश की किरण ने उसमें अपनी तरफ से कुछ जोड़ दिया हो या घटा दिया हो, डिस्टॉर्शन कर दिया हो सकता है। फिर यह भी हो सकता है कि आंख ने जो इनपुट लिया और जो आउटपुट भेजा, उसमें आंख ने कुछ चेंज कर दिया हो। हमारी सेंसेस एग्जैक्टली वही आगे भेजेंगी जो उनको मिला था। कैसे मान लें? वरना भ्रम क्यों होते, वरना इल्यूशंस क्यों होते? तीसरा यह भी हो सकता है कि माइंड जो है, माइंड के पास जो कैटेगरीज पहले से बनी हुई है, उन कैटेगरीज में कुछ लोचा हो, कुछ गड़बड़ हो, वहां कोई एरर हो जाए निष्कर्ष निकालने में। इसीलिए एक छोटी सी गाय देख के कई बार लगता है कि बहुत मोटा कुत्ता आ रहा है, बहुत मोटा कुत्ता देख के दूर से लगता है छोटी सी गाय आ रही है, भैंस आ रही है। ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा होता ही है हमारे साथ। कोई मोटा सा गधा हो, मान लीजिए, दूर से आ रहा हो, तो आप तो बर्तन ले लेंगे हाथ में कि गाय है तो दूध लेके आऊंगा। ऐसा हो सकता है, क्योंकि भ्रम इसीलिए तो होता है ना कि या तो यहां गड़बड़ हुई, या यहां हुई, या यहां हुई। अगर इस बात को मान ले तो इसका मतलब यह हुआ कि आप जो कुछ भी देखते हैं उसमें कोई गारंटी नहीं है कि वो सही हो।
तो फिर कैसे मान लें कि आपने जो ज्ञान प्राप्त किया वो सही है? और फिलोसफी तो इस लेवल पर जाके बात करता है, साइंस उस लेवल पर बात नहीं करता। साइंस का एक सिस्टम बना हुआ है, फिलोसफी उस सिस्टम के भी पीछे चला जाता है। यह साइंस पूरा इस बात पर टिका है कि दुनिया में कार्य कारण नियम काम करता है, कॉजेशन प्रिंसिपल काम करता है। हर कार्य का एक कारण होता है। ये प्रिंसिपल साइंस के लिए एक्सियोम है। एक्सियोम का मतलब एक मूलभूत निष्कर्ष है जिस पे कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। फिलोसफी इस पे भी सवाल खड़ा करता है कि कैसे मान लें कि कार्य कारण नियम एग्जिस्ट करता ही करता है। और इस पर तो कुछ लोगों ने इतने, मतलब भारत में न्याय दर्शन ने इस पर खूब काम किया, कई दर्शनों ने काम किया, बौद्ध ने बहुत काम किया, पश्चिम में ह्यूम नाम के दार्शनिक ने सवाल खड़ा कर दिया इस पे। उसने कहा हर कार्य के पीछे कारण होता है, ये सिर्फ एक इंडक्टिव आर्गुमेंट है जिसकी लेजिटिमेसी इतनी ही है जैसे आपने 100 कबूतर देखे काले से, आपने कहा कबूतर काला होता है। जिस दिन एक सफेद दिखेगा सब बर्बाद हो जाएगा। इतनी ही लेजिटिमेसी है कारणता नियम की भी। ये जो सारे प्रश्न हैं कि हम जो जानते हैं, कैसे जानते हैं, कितना जानते हैं, प्रूफ है, एविडेंस है कि नहीं है, बुद्धि की भूमिका कितनी है, यानी माइंड की भूमिका कितनी है, रीजनिंग की कितनी भूमिका है, कितना परसेप्शन या प्रत्यक्ष की भूमिका है, इनकी मिक्सिंग कैसे होती है, भ्रम क्यों होता है, इल्यूजन क्यों होता है, हेलुसिनेशंस क्यों होते हैं, हमारे निष्कर्ष गलत क्यों निकलते हैं, रीजनिंग में गलतियां कब होती हैं, लॉजिक में फेलिसिस कब होती हैं, कौन सी त्रुटियों से हमारे समाज या व्यक्तियों के फैसले गलत हो जाते हैं, इस पूरी ब्रांच ऑफ नॉलेज को बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। इस पर हम बहुत बात नहीं करेंगे क्योंकि एकेडमिक ज्यादा है, आम आदमी की रुचियों वाला मामला इसमें थोड़ा सा कम है। इसके बाद एक छोटी सी बात और है, उसके बाद आप आज तो फ्री हो जाएंगे, अगली बार जब गिरफ्तारी होगी। तो एक हो गया मेटाफिजिक्स, एक हो गया एपिस्टेमोलॉजी। जो तीसरी ब्रांच है उसके लिए एक शब्द चलता है एक्सियोलॉजी, लेकिन हम दो शब्दों पर गौर करेंगे। एक्सियोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं मूल्य मीमांसा। मूल्यों के बारे में बात करते हैं, वैल्यूज के बारे में। इसके दो ब्रांचेस बेसिकली चलती हैं। एक इथिक्स है, आपने इसका नाम सुना होगा, ये तो आईएएस के सिलेबस में भी आ गया है। और एक होता है एस्थेटिक्स। आप कम से कम कुछ ऐसे प्रश्न सुनेंगे तो आप समझेंगे अरे बाप रे, ये बात तो कब से हमारे दिमाग में चल रही थी। एथिक्स है नीति शास्त्र, एस्थेटिक्स होता है सौंदर्य शास्त्र, सुंदरता का अध्ययन। तो एथिक्स का मतलब यह है कि क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, कौन से नैतिक नियम ठीक हैं, कौन से नियम गलत हैं, क्या नैतिक मूल्य समय के साथ बदलने चाहिए, मॉरल वैल्यूज चेंज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। झूठ बोलना पाप है, पर किसी को बचाने के लिए झूठ बोलें तो तब तो पुण्य हो जाता है। क्या नैतिक नियम इतने फ्लेक्सिबल होने चाहिए या उनको रिजिड होना चाहिए। ये सब जो प्रश्न हैं ये इथिक्स के सवाल है। जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य पैसा है, पावर है, यही सब है, या उससे बड़ा कोई उद्देश्य है। सबसे बड़ा पर्पस ऑफ लाइफ क्या हो सकता है, ये इथिक्स का सवाल है। शुभ क्या है, व्हाट इज गुड इन लाइफ। ऐसी कौन सी चीजें जो अपने आप में अच्छी हैं, जिनको अच्छा होने के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। जैसे पावर अपने आप में अच्छी नहीं है, पावर का ठीक यूज करेंगे तो अच्छा है, मिस यूज करेंगे तो बुरी चीज है। क्या ऐसा भी कुछ है जो अपने आप में अच्छा है? अगर है तो उसके पीछे हम सबको दौड़ना चाहिए, उसकी कोशिश करनी चाहिए। ये सारी चीजें एथिक्स की दुनिया में पढ़ी जाती हैं। एस्थेटिक्स में एक सबसे गहरा सवाल आपने सुना ही होगा। आप सुनते होंगे कि सुंदरता तो देखने वाले की आंख में होती है ना। ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर, ये बड़ा प्रसिद्ध कथन है। तो किसी को देख के आपको लगा वो बहुत सुंदर है, और फिर किसी ने कहा ये, और आपने कहा यार ब्यूटी लाइज इन द बिहोल्डर्स आइज। तो चलता है, आप लोगों की उम्र में ये हार्मोन ज्यादा होते हैं इस तरह के, तो ये बातें ज्यादा होती हैं इस उम्र में। लेकिन बड़ा मुश्किल है ना। इसको बोलते हैं सब्जेक्टिविस्टिक एस्थेटिक्स या एस्थेटिक सब्जेक्टिविज्म, कि हर व्यक्ति अपनी नजर से सुंदरता को समझता है। अगर सुंदरता आपकी आंख में थी ही तो उसको देखने की जरूरत ही क्या थी। आंख में लिए घूमते रहते, तब तो कुछ नहीं हो रहा था बिना उसको देखे। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं नहीं, सुंदरता आंख में नहीं होती, सुंदरता उस व्यक्ति या वस्तु में है जिसको देख के आपका दिल या दिमाग कहता है कि वो सुंदर है। इसको एस्थेटिक्स का ऑब्जेक्टिविज्म कहते हैं। एक तीसरा है एस्थेटिक्स का कल्चरलिज्म। कहते हैं कुछ सुंदर है या नहीं ये उस कल्चर से तय होगा जिस कल्चर में आप पैदा हुए हैं।
वो कल्चर आपको ये देखना सिखाएगी कि क्या सुंदर है, क्या असुंदर है। फ्रांस के आदमी के लिए एक 50-55 साल की महिला जो स्कर्ट पहनती है सुंदर है और सुशील, सुंदर सब कुछ है। भारत के इंसान के लिए शायद वो साड़ी हो जाएगी, क्योंकि हमने अपने कल्चर में साड़ी को एक अच्छी ड्रेस के रूप में देखा है। नॉर्थ ईस्ट के देशों, ये जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, उनके लिए शायद कोई हिजाब या बुर्के वाली जो महिला होगी वो सुंदर मानी जाएगी। तो सुंदरता ना वस्तु में है, ना देखने वाले की आंख में है। देखने वाले की आंख में है भी, तो देखने वाले की आंख भी अपनी आंख छोड़ना होती है, कल्चर ने बनाई है उसकी आंख भी। तो हमारी आंख, हमारा सबसे बड़ी गलतफहमी हमें यह है कि हमारी आंख है। हमारा नजरिया नहीं होता है। हमारे नजरिए में बहुत थोड़ा सा हमारा होता है, और वो बहुत थोड़ा सा जीरो के आसपास ही होता है। मतलब शायद थोड़ा सा जीरो से ऊपर निकल जाए, वरना जीरो के आसपास ही है। इसके अलावा आजकल एक तरीका चला है कि हम हर विषय में फिलॉसफी पढ़ते हैं। फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, फिलॉसफी ऑफ साइंस, फिलॉसफी ऑफ पॉलिटिक्स, फिलॉसफी ऑफ सोसाइटी, सब कुछ। जिसका मतलब है उस विषय के सबसे गहरे प्रश्नों को समझना, विश्लेषण करना। जैसे हिस्ट्री पूरी पढ़ने के बाद सबसे मुश्किल प्रश्न है, व्हाट इज हिस्ट्री? दिस इज फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। इतिहास को डिफाइन कर पाना, इतिहास किस नजरिए से लिखा जाएगा इसको डिफाइन कर पाना, ये फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री है। ऐसी फिलॉसफी ऑफ साइंस होती है, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन होता है, हर चीज की फिलॉसफी है, तो फिलॉसफी ऑफ फिलॉसफी भी हो सकती है। तो मेरी तरफ से आज की बातचीत पूरी हुई।